हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो की प्रैक्टिस भी की होगी और इससे पहले की तमाम वीडियोस की। तो आज हम एक और नए टूल्स के बारे में जो प्रोग्रामिंग के लिए हमें अक्सर जगहों पे इस्तेमाल करना पड़ेगा और अब तक हम करते भी रहे लेकिन उससे इंट्रोड्यूस नहीं थे, आज उसके बारे में हम बात करेंगे और वो है एरे। तो एरे बेसिकली इसके ऊपर हम आगे बाद में बात करेंगे, पहले इसकी कोडिंग देखते हैं इस प्रोग्राम की। तो उसके हिसाब से जब हम बात करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एरे से आप ऑलरेडी मतलब आप करते तो रहे लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं थे उसके बारे में कि ये होता क्या है। तो जहाँ पे हम मेन के सिग्नेचर डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे आप देखें ब्रैकेट के अंदर हम स्ट्रिंग और ARGS करते हैं, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं। तो ये असल में होता ये है कि ये स्ट्रिंग टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं और उसके आगे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये नोटिफाई करते हैं, हमें बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप है एरे। ठीक है। तो अब इस कोडिंग के अंदर भी हमने एक इसकी मेन की बॉडी के अंदर हमने INT टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, वो तो स्ट्रिंग टाइप का था ARGS, लेकिन ये इंटीजर टाइप है, यानी इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे। तो नाम भी इसका ARR रखा है। तो उसमें जो है हम इक्वल के साइन के बाद इसकी वैल्यू यानी कि ARR लिखने के बाद हमने देखा आपने कि स्क्वायर ब्रैकेट्स उसमें लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वेरिएबल है अब इसकी टाइप हो गई है एरे। अब एरे टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें सिमिलर या एक सीक्वेंशियल कोई वैल्यूज़ या कोई और डाटा जैसे क्लास का है, स्टूडेंट्स हैं, उनके ID नंबर्स हैं या उसके अलावा डिफरेंट हज़ारों पर्पज़ हो सकते हैं। ये तो एक दो मैंने बताया आपको, ये हज़ारों पर्पज़ हो सकते हैं। तो उन पर्पज़ के लिए बार बार हर एक के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बजाय एक वेरिएबल जो कि समझ लें कि कंपाउंड वेरिएबल होता है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी रेंज होती है उसकी अपनी टाइप के हिसाब से। तो जितनी उसकी टाइप होती है, जो टाइप होती है उसकी जो रेंज होती है वो उतने ही वैल्यूज़ को वो स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे हमने INT किया है, तो INT के अंदर कितनी उसकी जो कैपेसिटी है या जो भी उसकी रेंज है उसके हिसाब से वैसे हम इसको उसकी लेंथ को हम खुद भी बता सकते हैं। हमें 5, 6, 10, 20, 50, 100 वैल्यूज़ स्टोर करनी है तो यहाँ पे हम नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस वक्त आपको इंट्रोड्यूस करवाना है कि एरे वेरिएबल होता क्या और उसको एक तरीका उसका डिक्लेयर करने का वो क्या है। एक तो आपने स्ट्रिंग ARGS किया था, तकरीबन उसी तरीके से हमने यहाँ पे INT का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी टाइप हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी वजह से हमने बताया कि ये हमारा एरे टाइप होगा। अब नॉर्मली हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इक्वल के साइन के बाद, अगर न्यूमेरिक है तो विदाउट कोटेशन और अगर स्ट्रिंग है तो कोटेशन के साथ उसमें एक वैल्यू को स्टोर कर देते हैं और वो उस वक्त उस वेरिएबल के अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता था। जब चेंज करते थे तो जैसे हमने लूप में किया और इस प्रोग्राम में भी हमने एक लूप इसमें चलाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि एक वैल्यू अगर उसी वैल्यू की जगह उसी वेरिएबल में दोबारा कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो पिछली वैल्यू चली जाएगी, अब नई वैल्यू आ जाएगी। जैसे लूप में था 0 डाला था हमने स्टार्ट में, इनिशियलाइज़ किया उसको, फिर इंक्रीमेंट किया। जैसे इसी लूप में भी आप देख लें इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस करके, यानी कि वैल्यू करंट वैल्यू +1 और अब जाके वो 0 में +1 किया तो 1 हो गई, तो वो जाके उसमें स्टोर हो गई और लेकिन 0 को हटा दिया उसने। नेक्स्ट टाइम में 1 + 1 2 होता है तो वो जाके 2 स्टोर हुई लेकिन अब 1 को हटा दिया उसने, तो वो उस वक्त रिप्लेसमेंट हो रही होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं हो, एक वेरिएबल के अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर की है, अब उसके अंदर दूसरी वैल्यू भी स्टोर हो लेकिन पिछली वाली ना जाए। तो मल्टीपल स्टोरेज के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है हमारी फैसिलिटी के लिए, ये एक टूल है प्रोग्रामिंग का, वो टूल है एरे। या यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। तो स्टोर करने का उसका जो तरीका है वो ये है कि कर्ली ब्रैकेट्स हमें लगाने होते हैं, उसके बाद हम
एक वैल्यू डाल के, अगर ये यहाँ पे INT टाइप है तो न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, अगर ये स्ट्रिंग टाइप होता तो हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ देते। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने न्यूमेरिक वैल्यू ली है, ठीक है। तो बगैर कोटेशन के वैल्यूज़ जाती हैं, तो 10, 11, 12 इस तरीके से हमने 15 तक इसमें वैल्यू स्टोर की है। तो उसमें आपको ये तरीका समझाना था कि इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में कॉमा डालना पड़ेगा और मल्टीपल वैल्यूज़ को आप स्टोर करेंगे उसमें। तो यहाँ पे हमने 6 वैल्यूज़ स्टोर की हैं, 0 से लेके 10 से लेके 15 तक। अब इन वैल्यूज़ को उठाया कैसे जा सकता है, ठीक है। तो उसका जो तरीका कार है वो ये है कि या तो हम ये 6 लाइनें लिखते प्रिंट की कमांड, जो प्रिंट लाइन लिखते, उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी जो लोकेशन है, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था कि इफ़ args और उसके अंदर 0 और उसकी लोकेशन जो है हमने इंटीजर डॉट पार्स INT से हमने उसकी वैल्यू जो कि वहाँ से आ रही थी कमांड प्रॉम्प्ट से, हम जब एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी, उसको कन्वर्ट किया था और args की वैल्यू से मैच किया था उसको, ठीक है। यानी args में वो वैल्यू स्टोर हुई थी और हमने वहाँ इफ़ की स्टेटमेंट में मैच किया था कि ये 10 है तो ये करो, 20 है तो ये करो। तो वो ही काम, यानी कि वही एरे टाइप वेरिएबल था और हमने उसकी 0 लोकेशन उठाई थी क्योंकि हम वहाँ पे एक ही वैल्यू दे रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि ये तो एक वैल्यू है, हम इसमें स्पेस देने के बाद कॉमा डाल के तो हम दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं, तीसरी भी दे सकते हैं, चौथी भी। तो ये अभी मैं बात नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस बारे में बात करूँगा। तो ये आपको ये बताना था कि वो असल में जो args हमारा स्ट्रिंग का जो वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल था वो एरे टाइप था, ठीक है। तो एरे टाइप वेरिएबल में सबसे मेन बात यह है कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने यही किया, लूप को हमने चलाया है। या तो हम प्रिंट की कमांड, जैसे हमें तो ये पता है ना कि ये कितनी दफ़ा चलना है क्योंकि हमने कितनी वैल्यूज़ दी हैं, हमने इसमें 6 वैल्यूज़ दी थी तो हमने इसको 6 दफ़ा ही चलाना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि अनएक्सपेक्टेड है कि भाई कितनी भी वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं, वो यूज़र जब वो उसको एंड यूज़र एप्लीकेशन को जब वो यूज़ करेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर वैल्यूज़ देगा। या हमें कोई रिकॉर्ड उठाना है अपने पास से, कोई भी डेटाबेस है जहाँ पे हमारा डाटा मौजूद है, तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टास्क, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी कि भाई कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो वो हो सकता है कि हमने 20 रखी हो लेकिन उस दौरान में मज़ीद 5 वैल्यूज़ स्टोर हो गई। तो हम कोई भी वेरिएबल को उस वक्त फ़िक्स नहीं कर सकते। रन टाइम पे उसमें जो भी वैल्यूज़ आएंगी वही उस एरे की टोटल लेंथ होगी, ठीक है। तो उस लेंथ के हिसाब से उसको हमें जब ज़रूरत पड़ेगी उसको कॉल करने की, एग्जीक्यूट करने की, तो वो उस लेंथ के हिसाब से चले। इस वक्त मकसद सिर्फ क्या था, आपको एक एरे का कॉन्सेप्ट देना कि एरे बेसिकली होता क्या है। इसमें तकरीबन सैकड़ों प्रोग्राम बन सकते हैं। ये एरे के पीछे एक क्लास भी है पूरी, कैपिटल A के साथ इसकी एक पूरी, जिस तरह स्ट्रिंग की कैपिटल S के साथ एक क्लास है। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। स्ट्रिंग को काटना, एक एक कैरेक्टर उठाना, स्ट्रिंग को कैपिटल, स्मॉल, या कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट है, कोई बुक है, उसके अंदर से किसी वर्ड को ढूंढना, या आप नेट के ऊपर करते रहते होंगे, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करते रहे। वो क्या होते हैं, वो स्ट्रिंग की क्लास के थ्रू होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग के अपने जो मेथड्स होते हैं तो वो उसकी बेस के ऊपर उसको वो काम कर रहा होता है। और आप कोई भी वर्ड ढूंढ रहे हैं, कोई अल्फ़ाबेट ढूंढ रहे हैं, या कोई भी चीज़ है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो वो उसकी बेस के ऊपर कर रहा होता है जो स्ट्रिंग के अपने मेथड्स होते हैं। इसी तरह एरे जो क्लास है उसके अपने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी मेमोरी बन रही है। अगर हम एरे का कंस्ट्रक्टर चलाएंगे, जिस तरीके से हमने अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाया था, क्लास मेंबर वेरिएबल के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, तो अपनी जो कोडिंग के अंदर हमने उसको मेन की बॉडी में उसको कॉल किया था। और उसमें असल में हुआ ये था कि उसने एक परमानेंट एरिया रिजर्व किया था मेमोरी के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली ये काम होता है। तो हम अगर एरे क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाएंगे तो वो भी मेमोरी के अंदर एक परमानेंट एरिया रिजर्व कर देगा उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें परमानेंट एरिया नहीं चाहिए। बहुत सारी कोडिंग्स ऐसी होंगी जहाँ पे हमें जस्ट एक वेरिएबल चाहिए टेम्परेरी मेमोरी के लिए, ठीक है, परमानेंट उसको नहीं करना। तो यहाँ पे टेम्परेरी के लिए हम डायरेक्ट एक वेरिएबल INT टाइप का लेते हैं और उसके अंदर वो वैल्यूज़ को हम डाल देते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगी, ये टेम्परेरी होगी, ठीक है।
तो उसको हमने क्या किया, लूप चला के उसकी लोकेशन के हिसाब से। और लोकेशन हमें कैसे पता चलेगी, लोकेशन पता चलेगी हमने जैसे 0 डाला तो वो 0 लोकेशन है, 1 डाला तो वो 0 डाला तो 1 लोकेशन है, 1 डाला तो 2 लोकेशन है, इस तरीके से। क्योंकि हमने उसको 0 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो एरे होता है ये 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लूप में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें इनिशियलाइज़ किया था हमने 0 से। तो जब हमने इस एरे को, इस वेरिएबल को हमने इसके अंदर की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना था, इस वक्त प्रिंट करवाना है, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ, एक सिंपल सी कोडिंग। और ये याद रखिएगा, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबसे सिंपल कोडिंग है ये जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, वरना ये बहुत टिपिकल कोडिंग्स भी होती हैं इसकी, इसके ऊपर मेथड्स भी अप्लाई होते हैं, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। लेकिन कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल कोडिंग आपको दिखाई है मैंने ये, ताकि आपको ये पता चले कि ये है क्या। तो उसमें जो है मैंने इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसका इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो लूप के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसकी इनिशियलाइज वैल्यू थी 0। उसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त मैंने उस वेरिएबल को ही उस एरे टाइप वेरिएबल के अंदर रख दिया। तो आप देखें प्रिंट की कमांड में मैंने लिखा ARR स्क्वायर ब्रैकेट में, बजाय इसके कि मैं इसकी 0 लोकेशन को प्रिंट करवाता, मैंने उस वेरिएबल को ही रख दिया। वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी 0 ही था, तो दो जगह पे 0 देने के बजाय एक ही वेरिएबल से 2 जगह पे काम ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस लूप का पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया और 0 लोकेशन पे जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट कर दिया। फिर वापस अपने अंदर आया, लूप के अपने ऊपर कंडीशन चेकिंग में पूछा कि भाई क्या इसकी वैल्यू जो इसके अंदर मौजूद है उसकी मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखें कि लूप के अंदर थोड़ी सी चेंजेस ये करिए कि मैंने लेस देन इक्वल्स टू, ये भी एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, इक्वल और लेस देन का एक पूरा सिग्नेचर इसका है। तो अब इसमें बताया कि कम या बराबर, ठीक है। तो पहले तो मैंने सिर्फ कम का बताया था आपको लूप की जब मैं एग्जांपल्स करवा रहा था। यहाँ पे ये होगा कि कम या बराबर के मतलब 5 या इसके बराबर, 5 से कम हो या इसके बराबर हो। तो ये कंडीशन चेक करेगा क्या 0 5 या इससे इसके 5 से कम या इसके बराबर है, तो जवाब मिलेगा कि मतलब ट्रू मिलेगा जवाब इसको, ठीक है ना, मतलब इससे नीचे ही है। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और अब उसके अंदर वैल्यू 1 आ चुकी है, तो वो एरे की 1 लोकेशन को प्रिंट करेगा, फिर रिपीट होगा। तो ये हम लूप में पहले ही सीख चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो एरे के लिए वो ये इस लूप को 6 मरतबा चलाएगा, क्योंकि हमने उसकी टोटल लेंथ बताई हुई है 5 और स्टार्ट किया हुआ 0 से। तो ये 0 से लेके 15 तक की हमारी जो 5 तक की जो भी वैल्यूज़ उसके अंदर रखी हुई हैं उसको प्रिंट करेगा। और हमने टोटल 6 वैल्यूज़ ही उसके अंदर रखी हुई थी एरे के अंदर, तो वो उन 6 वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा करते तो ज़्यादा बड़ा लूप चलाते, ज़्यादा वो होता। अच्छा, अब इसमें यह है कि क्या हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हमने अगर 6 वैल्यूज़ स्टोर किए तो 6 के 6 ही चलाएं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हमने वैल्यूज़ एक यानी कि 100 भी कर लिए या 1000 भी कर लिए और हमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहिए, तो हम एरे के अंदर से वो पर्टिकुलर एक वैल्यू भी अपने काम में ले सकते हैं, उसको उठा सकते हैं वहाँ से, और उसके हिसाब से हम आगे अपनी कोडिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सीक्वेंशियली ही चलाएं। हम सीक्वेंस में से कहीं से भी किसी भी जगह से कोई भी वैल्यू को उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 से लेके 6 है, यानी कि 5 है, वो 6 वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे 10 11 12 13 14 है, तो अब हमें बीच की कोई वैल्यू चाहिए थी, सपोज़ 12, यानी कि जो किस लोकेशन पे है 0, यानी कि 10 11 12 तीसरी लोकेशन पे। तो हम प्रिंट की कमांड में अगर लिख देते ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 2, तो वो हमारे पास तीसरी लोकेशन की वैल्यू को लेके आता, सिर्फ बाकी वैल्यूज़ को वो नहीं लाता और उससे कोई एरर नहीं आता, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो चीज़ थी वो हमने उठा ली थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब इसको पहले हम करेंगे सेव और कंपाइल।
जैसे इफ़ स्टेटमेंट थी उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स थे बहुत ज़्यादा थे, तो वो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई थी। तो इसी तरह ये एरे है। एरे में तो अगर मैं अभी शुरू हो जाऊं तो मेरे ख्याल में 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे एरे के आगे जो टॉपिक्स मज़ीद आने हैं उसमें। तो इस वक्त तो क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, वरना इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इसने क्या किया, इस प्रोग्राम को हमने ये एग्जीक्यूट करना है और उसका रिज़ल्ट आप देखें। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर की और उनको फिर एक लूप की कमांड से हमने चलाया। इसकी कोडिंग दोबारा देखें आप। तो यहाँ पे देखें आप कि अब ये प्रोग्राम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, इसकी पूरी थ्योरी इसकी आपको समझा दी है। तो ये होता है हमारा एरे। ठीक है, एरे का मतलब ये मत समझिएगा कि ये एरे यहाँ पे ख़त्म है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके इन डेप्थ बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है और एरे से आगे मज़ीद एडवांस में इतनी सारी चीज़ें नाम बदल बदल के आती हैं। इसमें वेक्टर आता है, इसमें हैश टेबल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो हम उन डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, वो थोड़ी एडवांस प्रोग्रामिंग में होता है, तो उधर नहीं जाएंगे। अब इस वक्त आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि एरे बेसिकली किस तरीके से डिक्लेयर होता है और उसकी वैल्यूज़ को कैसे स्टोर किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट या उसको यूज़ कैसे किया जाता है उन वैल्यूज़ को। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।